I'm senior consultant gynecologist. I am IVF, recurrent miscarriage, high risk pregnancy, laparoscopic robotic surgeon and IVF specialist. मेरा सेंटर है द टच क्लिनिक जो मोहाली में है, बेस्टेक बिजनेस टावर में, और मैं सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस में भी हूँ. आई डू लॉट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी. रोबोटिक सर्जरी क्या होता है? ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्जरी है जिसमें रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर फिक्स कर देते हैं और फिर कंसोल पे बैठ के हम सर्जरी करते हैं, गायनी सर्जरीज. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके पेशेंट के लिए बहुत एडवांटेजेस हैं. इट्स अ वेरी हाई प्रिसीशन सर्जरी और इसमें ब्लीडिंग कम होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, इन्फेक्शन कम होते हैं, विजन बहुत बढ़िया होता है. और अगर जैसे कुछ लेडीज़ को यूट्रस निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो मैंने सेव द यूट्रस कैंपेन शुरू किया हुआ है. 99% औरतों को यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी 1% लेडीज़ होती हैं जैसे उनको कैंसर है या उनकी बच्चेदानी नीचे आ जाती है या उनको दवाइयों के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा, तो रोबोटिक सर्जरी उनको बहुत अच्छे तरीके से बिना पेन के, बिना कॉम्प्लिकेशन के उनके यूट्रस को निकाल सकती है. कई लोगों में प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और ओवरीज में सिस्ट बने हुए होते हैं जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, तो उनको भी डिसेक्ट करना और यूट्रस बचाने के लिए भी रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है. लेप्रोस्कोपिक के मुकाबले रोबोटिक क्यों बेटर है? क्योंकि उसमें ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन कम होता है, विजन बेटर होती है, पेशेंट को पोस्ट ऑप पेन कम होता है, वो अगले दिन ही घर जा सकता है और अपने काम शुरू कर सकता है. पर इसकी लिमिटेशंस हैं. पूरे इंडिया में 100 से कम रोबोटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैं उनमें से एक हूँ. और रोबोटिक सर्जरी मैं जो करती हूँ वो मैं फोर्टिस में करती हूँ, क्योंकि रोबोट भी हर जगह, फोर्टिस मोहाली में, क्योंकि रोबोट भी हर जगह अवेलेबल नहीं है. सो फोर्टिस मोहाली में रोबोट अवेलेबल है तो मैं वहाँ ये सर्जरी करती हूँ. पर मेरा अपना सेंटर द टच क्लिनिक है जहाँ मैं पेशेंट्स देखती हूँ, ये भी मोहाली में. मैडम, अगर खर्चे की बात की जाए, कोई अफोर्ड ना कर पाए तो सरकार भी इसमें हेल्प करती है? यस, पीजीआई में भी रोबोटिक सर्जरी होती है और आई एम श्योर दिल्ली में भी कई सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी होती है. कौन सी इंश्योरेंस कंपनियां इसको करती हैं? ये मुझे नहीं मालूम होगा. कोई स्टार हेल्थ कंपनी है उसको? यूजुअली जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो लोग रोबोटिक कवर नहीं करते, वो लेप्रोस्कोपिक कवर कर लेते हैं और पेशेंट को सिर्फ रोबोटिक आर्म्स का पे करना पड़ता है. सो वो अराउंड 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, बाकी उनका इंश्योरेंस से कवर हो जाता है. और पेशेंट कितने दिन में रिकवर कर जाता है? अगले दिन छुट्टी कर देते हैं. और इसके मुकाबले अगर जो मैनुअल ऑपरेशन किया जाए तो उसका? मैनुअल ऑपरेशन तो अब बहुत टाइम से मैंने नहीं किए हैं, कितने सालों से. मैनुअल ऑपरेशंस में एक तो पेट में चीरा लगता है, स्टिचेस लगते हैं, इन्फेक्शन का भी डर ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, रिकवरी भी ज़्यादा होती है, 10 से 15 दिन रिकवरी में लग जाते हैं. तो आजकल मैनुअल सर्जरी तो यूजुअली बहुत कम हो गई है. लेप्रोस्कोपिक इज स्टिल ओके, और जहाँ रोबोटिक की सुविधा है तो वो लेप्रोस्कोपिक से बेटर है. डॉक्टर, कुछ महिलाएं पार्टी जो है मेरे, वो ऐसा भी मुझे कई बार बता चुकी हैं जो नेचुरल वे से डिलीवरी नहीं करती, पेट को चीरा देके करती है. सिजेरियन में क्या कहना चाहोगे? वो ट्रेंड बन गया है, नेचुरल में चाहती ही नहीं है, उसका क्या फर्क है? क्या कहना चाहोगे? नहीं, ट्रेंड नहीं है. आपको ये देखना है कि पुराने ज़माने में कितनी डिलीवरीज होती थी और कितने बच्चे बचते थे, कितनी औरतें मर जाती थी. आजकल आप ये सोच भी सकते हो कि डिलीवरी के टाइम पे किसी लेडी की डेथ हो जाए? हम नहीं सोच सकते. हम ये भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि कोई बच्चा डिलीवरी के टाइम पे ना रहे. सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मॉडर्न टेक्निक से पॉसिबल हुई हैं. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती या ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाती, तो वहाँ सिजेरियन हेल्प करता है. पर हाँ, अगर हम इसको ऐसे सोचें कि नहीं हमें वेजाइनल करना ही नहीं, हमें तो सिजेरियन पे जाना है, वो मेरे हिसाब से नहीं अच्छा है. बट मैडम, 99% डॉक्टर यही सजेशन करते हैं कि अपना सर्जरी करवाओ, नॉर्मल डिलीवरी मत करवाओ. आई डिसएग्री. नहीं, ऐसे कई केसों में आई डिसएग्री, आई डोंट डू दैट. वो क्यों होता है? मुझे नहीं पता. डॉक्टर, कई बार केसेस में क्या होता है, जैसे कई लड़कियां ऐसे होती हैं कि जैसे नॉर्मल मंथली टू मंथली पीरियड्स आते हैं, तो जो पीरियड्स आते भी हैं वो जैसे कि 5 डेज तो नॉर्मल होता है, उससे ऊपर जैसे 10 दिन भी रहते हैं, किसी को 12 दिन भी रहते हैं, तो वो भी ये प्रॉब्लम की कारण ही होता है कि जहाँ हार्मोन्स की कोई चेंज, हार्मोन्स, यूजुअली हार्मोन्स की वजह से, और वो दवाइयों से ठीक हो जाता है. तो कईयों को 15 दिन बाद जैसे, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ हार्मोनल और इन्फेक्शन.
आप पूछ रहे थे सर। डॉक्टर, कई बार क्या होता है कि लेबर पेन नहीं होते, प्रेगनेंसी जो टाइम है वो करीब आ चुका होता है, तो उन केसेस में कई केस बिगड़ जाते हैं, तो उन केसेस में क्या खास तौर पर चीज़ें ध्यान हाँ, रखनी चाहिए? जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा सर्विलेंस की ज़रूरत है। हफ्ते के हफ्ते जाके दिखाना चाहिए, 36 वीक्स के बाद डॉक्टर को उन्होंने चेक करना चाहिए, और फिर 40 वीक्स पॉसिबल है तो जो टाइम है उसके बाद और नहीं आमतौर पे हम क्रॉस करते, क्योंकि बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको ब्लड सप्लाई मिलनी कम हो जाती है, तो इंड्यूस करवा लेना चाहिए फिर, अगर आपके लेबर पेन्स टाइम पे शुरू नहीं हो रहे तो। पेशेंट अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? आपका कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9815148444, और एक मेरा अपॉइंटमेंट नंबर है 99152 49921। थैंक यू। थैंक यू।